जय हिंद। आज हम आपके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि लुइस 14 ने कैसे फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया, कैसे फ्रांस में सिस्टम को ख़राब किया उसने। और उसके बाद जो दूसरा रूलर आया तो हमने देखा कि लुइस 15 ने फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाया। लुइस 14 ने जन्म दिया, लुइस 15 ने बढ़ाया और लुइस 16 बना उसका शिकार। क्या हुआ? लुइस 14 ने जन्म दिया, लुइस 14 ने क्या किया? जन्म दिया। लुइस 15 ने इसको बढ़ाया और 16 इसका शिकार बना। ये हमने बातें पहले लेक्चर में देख ली हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला लेक्चर देखें फिर इसमें आए, क्योंकि आपको बेसिक जानना जरूरी होगा कि फ्रांस की क्रांति का जन्म कैसे हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति को उफान कैसे आया, कैसे वो अपनी चरम सीमा पर पहुँची और कैसे उसने लुइस 16 को हटा करके लुइस 16 और लुइस 16 की रानी मैरी एंटोनेट का गला काट करके एग्जीक्यूट करके चौराहे में टांग दिया। ठीक है, आज हम उसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि लुइस 16 जो था और जितनी भी प्रजा थी, जितने भी लोग थे, सारे लोग, फ्रांस की जनता जितनी भी थी, सब क्या थी? नाखुश थी, सब दुखी थे, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं था। ठीक है, सब तंगी से जूझ रहे थे और टैक्स भी बढ़ाए जा रहे थे। तो ये जो टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, जब उनके पास पैसा नहीं है तो टैक्स कहाँ से भरेंगे? नहीं भर सकते, क्योंकि उनके पास पैसे की क्या है? कमी है। तो पैसे की कमी है तो सिर्फ एक ही कारण है यहाँ पर, या तो वो राजा के खिलाफ विरोध करें या तो राजा को ही हटाएं। तो राजा को हटाने के लिए पहले राजा के खिलाफ विरोध करना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में देखा गया कि कॉमन पीपल, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, क्योंकि टैक्स कौन देता था? थर्ड स्टेट के लोग देते थे। कौन देता था? थर्ड स्टेट के लोग देते थे। तो इन्होंने क्या किया? रिवोल्ट किया। किसके खिलाफ? इन्होंने रिवोल्ट किया राजा के खिलाफ। लेकिन क्या हुआ? इनमें कमी थी पढ़े लिखे लोगों की। किसकी कमी थी? पढ़े लिखे लोगों की। क्यों कमी थी? देखिए सर, अब थर्ड स्टेट के लोग थे, इनके पास पैसा था नहीं, संगठन नहीं बना सकते, ग्रुप नहीं बनाएंगे, और जब तक ग्रुप बनेगा नहीं तो लोग जुड़ेंगे नहीं, तो एक बात दूसरे लोगों के पास कैसे जाएगी? एक बात पूरे जो राष्ट्र की बात है कि हम फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे, एक नियम से चलाएंगे, ये बात सबके मन में जाग तो सकती नहीं है। पहली बार हुआ है तो ये कैसे जागेगी? इसी के लिए क्या करना था? संगठन बनाना था। लेकिन संगठन बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी थी, आगे की सोच की कमी थी, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं। और यही बात पढ़े लिखे लोगों ने क्या की? पूरा की। तो क्या हुआ कि पहले बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट किया लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और फिर क्या होता है? 18th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है फ्रांस के रेवोल्यूशन में। कौन सी सेंचुरी? 18th सेंचुरी। और इस सेंचुरी में क्या होता है? मिडिल क्लास का जन्म। किसका जन्म होता है सर? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का जन्म होता है। और इसमें कौन कौन आता है? बिजनेसमैन। कौन कौन आता है? बिजनेसमैन। ठीक है, लॉयर्स हो गए और भी बहुत सारे लोग। ठीक है, पढ़े लिखे लोग। तो बिजनेसमैन ने क्या किया? ये जो थे इन्होंने पैसे इकट्ठा किए। इन्होंने क्या किए? मनी। कैसे? ओवरसीज ट्रेड, समुद्री व्यापार किया और बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। इन्होंने क्या किया? मनी इकट्ठा किया। इन्होंने क्या किया? लॉयर्स वगैरह ने, इन्होंने बातों के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि आज जब शिक्षित हो जाते हैं, जब आप पढ़ लिख जाते हैं, तो आप अपने अधिकारों को जानने लगते हैं, जागरूक हो जाते हैं, शक्ति पहचानने लगते हैं कि ये हमारी शक्ति है और इस शक्ति को हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस बात को आप क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। और यही किया काम, लोगों को अपनी शक्ति याद दिलाने का काम किसने किया? लोगों को शक्ति याद दिलाने का काम किया उस समय के फिलोसफर्स ने। किसने किया? फिलोसफर्स। कौन होते हैं सर फिलोसफर्स? देखिए, अगर पश्चिम की तरफ जाए यानी वेस्ट में, ठीक है, जैसे फ्रांस हो गया, यूरोप कॉन्टिनेंट जो हो गया वेस्ट, तो वहां पर विचारक होते हैं। वहां पर कौन होते हैं? विचारक। विचार कौन? जो विचार करते हैं, जो विचार करके बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। गलत चीज़ों को दर्शाते हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और भारत में दार्शनिक, भारत में जो हैं वो दार्शनिक होते हैं। कौन होते हैं? दार्शनिक। दार्शनिक कौन सर? जो दर्शन करके लोगों को बातें बता दें। कबीर पढ़े लिखे थे नहीं, दार्शनिक थे, देखते थे और देख के क्या कर देते थे? विचार पैदा कर देते थे, लोगों को बताते थे ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। ठीक है,
देखो उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कोयले में चाहे जितना साबुन लगाओ, कोयले में चाहे जितना साबुन लगाओ कभी सफेद नहीं हो सकता। देख करके बता रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि कोयला है कितना काला है, इस पे चाहे तुम जितना साबुन लगाओ ये कभी सफेद नहीं हो सकता। और इसी को दूसरे से जोड़ दिया, किससे, कि अगर तुम किसी भी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान दोगे, किसी भी मूर्ख व्यक्ति को क्या दोगे, ज्ञान, तो उसको भी समझ में नहीं आएगा। ये है दर्शन सर, देख करके चीजों को समझना दर्शन कहलाता है। और आजकल इस चीज की हो चुकी है क्या, कमी। दार्शनिक दर्शन क्या था पहले, इसीलिए तो बच्चों को सारी चीजें दिखाई जाती थी कि दर्शन करो, देख करके सोचो, और इसीलिए भारत में दार्शनिक पैदा हुए। और सिकंदर भी आया तो सिकंदर ने अपने गुरु से पूछा कि बताइए आपके लिए क्या लेके आए, आप आज्ञा दीजिए। तो उसने कहा, उनके गुरु ने कहा कि अगर तुम वहां जा रहे हो तो वहां से कुछ लेके आना जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, और दार्शनिक लेके आना। क्या महत्वता रही होगी सर उस समय दार्शनिक की, कि दर्शन करके विचार पैदा कर देते हैं, देख करके। पढ़ना लिखना किताब में थोड़ी ना लिखा था किसी के पास कि चंद्रगुप्त मौर्य जाओ किताब पढ़ लो, ऐसे ऐसे तुमको राज करना है। दर्शन देख करके जो सोच ले सर, वही। और वही काम किया यहां पर विचारकों ने। क्या किया, लोगों को शक्तियां याद दिला दी, लोगों को शक्तियां, कि तुम ये जो कर रहे हैं ये गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी शक्ति ये नहीं है। और यही काम किया किसने, फिलोसफर्स ने। अब कौन कौन थे फिलोसफर्स, जरा उनको हम देखेंगे, कौन किस तरह से इन लोगों ने लोगों की शक्तियां याद दिलाई। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मॉन्टेस्क्यू का। किसका नाम आता है, मॉन्टेस्क्यू। किसका आता है, मॉन्टेस्क्यू। और इन्होंने एक किताब भी लिखी, इन्होंने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने कौन सी किताब लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। किताब का नाम याद रखना है जी, जरूर याद रखना है। मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इन्होंने इस किताब में बताया, द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया कि जैसे कि राजा के सारे पावर क्या थी, सेंट्रलाइज थी, जितनी भी पावर थी वो किसके पास थी, राजा के पास। तो इन्होंने कहा ये जो सारी चीज़ें गलत वलत जो चल रही हैं, ये जो कॉमन पीपल यानी जो सबसे निचले वर्ग का आदमी है वो अपनी शिकायतें पहुंचा ही नहीं पा रहा है। अगर तुम्हारे गांव में प्रधान ना होता तो तुम क्या विधायक के पास अपनी बात पहुंचा पाते, नहीं पहुंचा पाते। क्यों, क्योंकि अभी भारत में भी इस चीज़ की कमी है। भारत में भी अभी लोगों को अपने अधिकार के बारे में मालूम ही नहीं है, वो प्रधान से भी नहीं बोल पाते हैं। प्रधान, इसीलिए तो कहा गया कि पंच भी बनाया गया जो आपके मोहल्ले का ही इंसान होता है, क्योंकि आप उससे अपनी बातें बता सकते हैं। अब अगर तुमसे कहा जाए कि तुम जितनी भी पावर प्रधानमंत्री के पास है, तो क्या तुम अपनी बातें प्रधानमंत्री को पहुंचा पाओगे, नहीं पहुंचा सकते। तो यहां पर मॉन्टेस्क्यू ने इस बात का क्या किया, उजागर किया और लोगों को बताया कि ये जो फ्रांस में जो दिक्कत आ रही वो इस वजह से आ रही क्योंकि सारी चीजें राजा के पास हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, इन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग हो और जुडिशरी अलग हो। मतलब क्या हुआ सर इसका, तीनों चीजों का समझिए। देखिए लेजिस्लेचर क्या होता है, जो कानून बनाता है कि काम इस ढंग से किए जाएंगे, ये कानून है, नियम बनाने का काम कहा इन्होंने अलग कर दो। लागू करने वालों को भी अलग कर दो, एग्जीक्यूट यानी लागू करेंगे। और अगर कोई उस कानून को नहीं मानेगा तो उसके लिए जुडिशरी स्थापित करो। जुडिशरी मतलब क्या, जज वगैरह जो उसको दंड देंगे। अब क्या हुआ, इससे क्या होगा, देखिए लोगों की बातें भी पहुंचेंगी। लेजिस्लेचर क्या करेगा, कानून बनाएगा। अब अलग हो गया ना, उसके देखो उससे क्या हुआ, दो प्रेशर खत्म, यानी लागू करने का काम खत्म, जुडिशरी का काम खत्म। तो ये कानून और अच्छे से ढंग से बना पाएगा और बहस अच्छे से हो पाएगी कि ये कानून लोगों के लिए सही है या नहीं है। तो इस बात को किसने किया, मॉन्टेस्क्यू। लेकिन याद क्या करना है, इसने क्रांति की बात नहीं कही, इसने क्रांति की बात नहीं कही कि क्रांति करो। इसने सिर्फ क्या किया, जो फ्रांस की उस समय जो समाज थी, जो सोसाइटी, उसमें जो कमियां थी उनको उजागर किया कि सरकार ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। सिर्फ उन कमियों को उजागर किया और उन कमियों को दूर करने के लिए उपाय भी दिया सर। और याद करो पहले लेक्चर में हमने बताया था कि ये 13 कॉलोनीज को जिताने के लिए प्रयास कर रहे थे ना अमेरिका की। और जो 13 कॉलोनी जब आज़ाद हुई तो उन्होंने भी यही अपनाया, ये मॉन्टेस्क्यू, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और भारत में भी अपनाया गया है क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी।
मॉन्टेस्क्यू। कौन सी किताब? द स्पिरिट ऑफ लॉस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं। जो सेकंड थे वो थे वॉल्टेयर। वॉल्टेयर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। जो मेन किताब है इनकी वो हम आपको बताएंगे, द लेटर्स ऑन इंग्लिश। आपकी किताब में नहीं दिया गया है द लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेकिन किताब महत्वपूर्ण है इसलिए हमने बताया द लेटर्स ऑन इंग्लिश। वॉल्टेयर ये भी क्या थे? फिलोसफर थे। इन्होंने क्या बताया? अब याद करो, फिर पहला लेक्चर हमने बताया था कि टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका था? चर्च का। इन्होंने उसी पर टिप्पणी की। इन्होंने कहा सर धर्म सरकार चला रहा है, धर्म सरकार चला रहा है। इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया तुरंत कि धर्म अगर सरकार चलाएगा तो देश क्या होगा? डूब जाएगा। और इसने अपनी किताब में बताया भी कि जो चर्च है उसको खत्म करिए सर। चर्च धार्मिक चीजों के लिए होता है सर, सरकार चलाने के लिए नहीं होता है। उसको दो लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए काम होता है। उसका काम ये थोड़ी ना होता है कि सरकार लोगों पर शासन करे। उसका काम होता है सर कि लोगों को सही रास्ते पर लाए। अगर अशांति में जा रहा है तो उसको शांति की तरफ लाए, धार्मिक भावनाओं से जोड़े, ना कि उस पर शासन करने के लिए वो है। और इसने चर्च की अभद्रता पर टिप्पणी की। किसने की? वॉल्टेयर ने। और इसने कहा भी, उस समय के जो चर्च में जो पादरी फादर्स वगैरह लोग थे उनके ऊपर इसने कहा भी, एक वाक्य बोला। क्या बोला? कि मुझे लगता है कि अब एक भी ईसाई इस दुनिया में बचा नहीं है, क्योंकि जो एक ईसाई था वो सूली पर चढ़ चुका है। वो क्या हो चुका है? सूली पर। क्या कहा इसने सर? एक बार फिर से देखिए कि जितने भी ईसाई थे इस दुनिया में वो अब नहीं रहे, सिर्फ एक ही ईसाई था और वो अब सूली पर चढ़ चुका है। सूली पर कौन? ईसा मसीह, जो शांति प्रिय बात करता था सर, लोगों को दुखी नहीं करता था, लोगों के दुख को हरता था, छीनता था, लोगों को सुख देता था। ये क्या कर रहे हैं? दुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं। और इसने क्या, और इसी वजह से इसने जो किताब लिखी द लेटर्स ऑन इंग्लिश, वो क्या कर दी गई? प्रतिबंधित कर दी गई, बैन कर दी गई। वॉल्टेयर, समझ में आया क्या आया? कि वॉल्टेयर ने क्या किया? चर्च की निरंकुशता पर प्रहार किया, चर्च की अभद्रता पर प्रहार किया कि चर्च का कितना खराब सिस्टम था। कि सर जो हमको सही रास्ते में लाने के लिए जिनको काम करना चाहिए वही हमको गलत रास्ते की तरफ ढकेल रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं सर उस तरफ जाने के लिए कि हम जाएं और इनको हटाएं। तो इसलिए वॉल्टर ने इसको खत्म किया। ठीक है, और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण नॉर्म, ठीक है, और इसके आगे वीवीआईपी लिख सकते हैं सर आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। रूसो, फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण नाम रूसो। नेपोलियन ने कहा कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। लोगों के दिलों में छा गया है इंसान। इसने जब अपनी किताब लिखी तो लोगों के दिलों में छा गया। क्या हुआ? लोगों की दिलों में छा गया सर, रूसो छा गया। ऐसे ऐसे इसने विचार दिए कि लोगों के दिल में बैठ गया। क्या दिए इसने? कहा, और बहुत खास बात बताते हैं सर आपको। रूसो, अगर कभी आप इसके व्यक्तित्व पे चर्चा करें, कैरेक्टर पे, कैरेक्टर नहीं सही था सर इस इंसान का, लेकिन इसका दिमाग बहुत आगे की सोचता था सर, बहुत आगे की। और इसने ही फ्रांस की क्रांति को उसने चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए लोगों को प्रेरित कर दिया और लोगों को संविधान बनाने के लिए और राजा को गद्दी से हटाने के लिए क्या कर दिया? एकदम अंदर से एनर्जी का प्रवाह कर दिया। और लोग कभी कभी जब कॉफ़ी पीने जाते थे, चाय पीने जाते थे, कॉफ़ी वगैरह वहाँ पर ज़्यादा चलती, जब कॉफ़ी पीने जाते थे या बाल कटवा रहे हैं, बैठे हैं, तो बात करते थे सर रूसो की, कि रूसो की किताब में सर ये लिखा गया, सर ये कितना अच्छा पॉइंट है सर, हम कभी सोच ही नहीं पाए सर कि हमारे अंदर स्वतंत्रता की बात आनी चाहिए, नहीं सोच पाए सर, रूसो बात कर रहा है सर। और इसने इतना ज़्यादा लोगों के अंतः मन में बात पहुंचाई कि लोगों ने रूसो को अपना व्यक्तित्व निर्माण मान लिया, व्यक्तित्व निर्माण करने का अधिकारी मान लिया सर। और रूसो ने क्या लिखा था इसको भी समझ लें, आखिर क्या बातें थी। इसने बात कही कि जब हम पैदा एक तरीके से हुए हैं, जब हम पैदा एक ही तरीके से हो रहे हैं, सब लोगों को क्या पता रहता है तुमको तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? नहीं, किसी को नहीं पता रहता। जब पैदा होता है कौन है बताया जाता है, पता रहता है तुम दुनिया में आ गए, नहीं, कुछ नहीं पता। और उसके बाद 10-12 साल पता चलता है तुम गरीबी में पैदा हुए हो, तुम इनके नौकर बनने के लिए पैदा हुए हो। सोचो,
सिर्फ पैदा होने से निर्धारण हो रहा है। तो फिर सबको यही पता होता ना, जब तुम बच्चे से पहले होते तुम यही सोचते हैं हम तो उन्हीं घर में जन्म लेंगे, लेकिन ये तो तुम्हारा दोष है ही नहीं कि तुम किसके घर में जन्म लोगे, तो तुम निर्धारित नहीं कर सकते। तो जब तुम पैदा एक तरीके से हो रहे हो, सब खाली हाथ आ रहे हैं सब, तो तुम ये कैसे निर्धारण कर सकते हो कि पैदा होने के बाद तुम ऐसे रहोगे तुम वैसे रहोगे। और इसने यही याद दिलाया लोगों को फ्रीडम कि सर जब हम पैदा स्वतंत्र हुए हैं तो हम रहेंगे स्वतंत्र। जब हम पैदा हुए थे तब हमको जंजीरों में जकड़ा नहीं गया था, तो पैदा होने के बाद जंजीरों में क्यों जकड़ा जा रहा है सर। और इसने इस बात को इतना ज़्यादा प्रवाहित किया, इतना ज़्यादा प्रवाहित किया कि पूरे फ्रांस में किसकी लहर चल गई, फ्रांस की क्रांति की। सब लोग फ्रीडम की मांग करने लगे। किसकी मांग करने लगे? फ्रीडम की, रूसो। और इसने लोगों को शक्तियां याद दिलाई। शक्तियां कैसे? इसने कहा कि ये जो राजा है ये कार्यपालिका, ये कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर तुम स्वतंत्रता की बात भी कर रहे हो तो ये कार्यपालिका है, ये कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। हम इनके नौकर नहीं हैं, ये हमारे नौकर हैं। लेकिन हो क्या रहा है? नौकर कौन बना? थर्ड स्टेट कॉमन पीपल। थर्ड स्टेट कॉमन पीपल नौकर बने हुए हैं। यानी राजा जो रियल में राजा है वो अपने नौकर के क्या कर रहा है? सेवा। और इसने ये बात लोगों के मन में बिठा दी, तुम राजा हो, तुम्हारी ही वजह से तो वो गद्दी पर बैठा है। तुम चाहोगे तो हटा दोगे, दूसरे को बिठा दोगे। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम कुछ भी कर सकते हो। और इसने लोगों को जागरूक कर दिया। और यही होता है जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो आप जागरूक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने अधिकारों के बारे में जान जाते हैं। और रूसों ने भी लोगों को क्या कर दिया? अपने अधिकार याद दिला दिए। लोगों को अपने अधिकार याद दिला दिए कि तुम्हारे अंदर शक्ति इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारे लिए राजा छोटी चीज़ है, हटा दोगे, एक दिन चाहोगे तो हटा दोगे। और इसने यही किया, लोगों के मन में एकदम जगह बना ली। और इसी की बात होने लगी हर जगह। किसकी? फ्रीडम की। किसकी? फ्रीडम की। अब फ्रांस अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहा था, अब वह स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था कि अब हम स्वतंत्र होंगे सर, स्वतंत्र। और अब हम अपना आधिपत्य क्या करेंगे? अपना करेंगे। यानी अब लोगों की जनता की क्या होगी? सरकार। अब लोगों की सरकार होगी सर, राजा का काम नहीं होगा। अब लोग नियम बनाएंगे। इसने लोगों को शासन की तरफ प्रेरित किया। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आई हो तो बताओ, ठीक है। अब यहां तक लोगों को, रूसों तक की बात क्या हुई? लोगों के मन में एकदम बैठ गई। अब लोगों के अंदर एकदम आ गया क्या? दृढ़ निश्चित, एकदम दृढ़ निश्चितता आ गई, एकदम साहस अंदर से। जब किसी की बात सुनते हो, मोटिवेशन जब मिलता है तो अंदर से थोड़ा होते हो ना फील, अंदर से एकदम शरीर बड़ा हो जाता है, लगता है, होता नहीं है लेकिन अंदर सूक्ष्म शरीर जो अंदर वाला लगता है एकदम चौड़े हो गए हो। वैसा ही हुआ सर, रूसों की बात सुन के एकदम लोगों के अंदर एकदम चौड़ा आ गया एकदम। और फिर इसी में एक गलती हुई लुईस 16 के द्वारा। क्या गलती हुई? पैसा था नहीं देश में, पैसा था नहीं देश में, और उसने टैक्स बढ़ाने की मांग कर दी। किसने? लुईस 16 ने कहा कि अब टैक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। टैक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। बस मिल गया पॉइंट लोगों को यहीं से। एक तो अंदर से एकदम ताकत आ गई, एकदम साहस आ गया, भैया हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, पैसा वैसा हम नहीं देंगे, अब पैसा हम तुमसे लेंगे। अब देने का काम खत्म हो गया सर, अब लेने का काम शुरू हुआ है। और इसने टैक्स इंक्रीज कर दिया, पैसा ले रहे हैं सर, और उनके अंदर पूरा साहस भरा है। और टैक्स इंक्रीज करने के लिए उसने स्टेट्स जनरल की क्या बुलाई? मीटिंग बुलाई। किसकी मीटिंग बुलाई? स्टेट्स जनरल की। क्या होता है स्टेट जनरल की मीटिंग? क्या होती है सर स्टेट जनरल? देखिए फ्रांस में क्या था, पुरानी पद्धति के अनुसार, ओल्ड रिजाइम क्या था उस समय कि आपको टैक्स राजा नहीं बढ़ा सकता था, टैक्स राजा नहीं बढ़ा सकता था। अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो आपको क्या करना होता था कि तीनों, यानी क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, तीनों लोगों की मीटिंग बुलानी होती थी। किसकी मीटिंग बुलानी होती थी? तीनों लोगों की। और स्टेट्स जनरल में ये मीटिंग बुलाई जाती थी। मीटिंग बुलाने का अधिकार राजा को था, लेकिन टैक्स बढ़ाने का अधिकार राजा को नहीं था। तो ये जो मीटिंग बुलाई गई थी पहले समय, वो बुलाई गई 1614 में, 1614, ठीक है, 1614 में बुलाई गई थी। और अब बुलाई जा रही है 5 मई को। अब कब बुलाई जा रही है? 5 मई 1789, 1789। लेकिन बात थोड़ा सा समझने वाली है। ये जो टैक्स इंक्रीज की बात जो है, ये रखी कब जाएगी स्टेट जनरल की? जब मीटिंग बुलाई जाएगी ना। अब तुम्हारी स्कूल में कुछ भी मीटिंग बुलाई जाती है तो पहले बता दिया जाता है क्या? प्रिंसिपल अगर बुलाएगा तो पहले बता तो देगा नहीं, भैया इस चीज़ की मीटिंग बुला रहे हैं, तो यहाँ पर बताई जाएगी क्या? टैक्स इंक्रीज करने। जब मीटिंग में जाओगे तभी तो पता चलेगा किताब में क्या लिखा है, किताब खोल के पता करोगे ना,
ऐसे पता चल नहीं जाएगा किताब के ऊपर से। तो जब मीटिंग बुलाई जाएगी तभी तो पता चलेगा कि टैक्स इंक्रीज करने के लिए मांग की। तो जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई तो सब खुश खुश, सब देश एकदम राजा की तरफ, वाह वाह एक बहुत बढ़िया काम करने जा रहा होगा राजा। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेट वालों को लगा कि राजा को समझ में आ चुका है भैया कि हम क्या हो गए, एकदम नीचे जा रहे हैं। अब वो हमारी शक्तियों को समझ गया है, यानी वो हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए बुला रहा है। स्टेट जनरल टैक्स कम करने के लिए बुला रहा होगा, इनको ऐसा लगा। और सारे लोगों को लगा कि भैया हमको और क्या मिलेगा, पावर मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब वहां पहुंचे तो वहां पर बात किसकी रखी गई, किसकी रखी गई? टैक्स इंक्रीज करने के लिए। कब? डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 5 मई 1789। 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। कहां पर? वर्साई के महल में, वर्साई के महल में, पैलेस ऑफ वर्साई, पैलेस ऑफ वर्साई, ये वर्साई का महल। इसको बनाया था लुइस 14 ने। किसने बनवाया था? लुइस 14। पहले लुइस 14 ने पढ़ाया ना, तो इसको लुइस 14 ने बनवाया था। पूरा एक जैसे कि बस्ती ही बसा दी थी, महलों की बस्ती, ठीक है, महलों का शहर वर्साई, पूरा महल, आप जहाँ भी जाएंगे महल ही महल। और उस समय इस पे खर्चा जो आता था 30 करोड़ रुपए इसके मेंटेनेंस में आता था। 30 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में आता था सर, मेंटेनेंस, सफाई करना, सब कुछ मेंटेनेंस करना, यानी मेंटेन करने के लिए सिर्फ 30 करोड़ आता था। और 5 मई 1789 को वर्साई के पैलेस में क्या बुलाई जाती है? मीटिंग बुलाई जाती है। 300 लोग जाते हैं, जैसा कि बताया हमने, क्या क्लर्जी नोबिलिटी सब गए, तो 300 गए क्लर्जी के, 300 गए नोबिलिटी के, और 600 गए किससे? ये गए थर्ड स्टेट से। 600 कहाँ से गए? थर्ड स्टेट से। 300 कहाँ से गए? नोबिलिटी से गए। 300 कहाँ से गए? नोबिलिटी, और ये 300 क्लर्जी। अब क्या हुआ? 300 इधर बैठ गए, 300 इधर बैठ गए, इधर राजा बैठ गया, ये पीछे खड़े हैं, ये 600, ये कॉमन पीपल 600 खड़े हैं पीछे, कोई जगह ही नहीं दी गई सर, खड़े हैं पीछे। और उसके बाद क्या हुआ? वहां पर सिस्टम क्या था? जैसे कि तुम्हारे यहाँ क्या होता है, चुनाव होता है हमारे यहाँ, सब एक वोट, सबकी एक एक वोट, लेकिन यहां पर पूरे 300 लोगों की एक वोट, यानी क्लर्जी से सिर्फ एक वोट आएगी, नोबिलिटी से भी सिर्फ एक वोट, और ये जो थर्ड स्टेट ये 600 गए हैं, लेकिन वोट कितनी पड़ेगी? एक। अब तुम खुद सोचो, टैक्स इंक्रीज किस पर करेंगे? थर्ड स्टेट पर। तो नोबिलिटी वाले कभी मना करेंगे? क्लर्जी वाले कभी मना करेंगे? तो 2 वोट तो फिक्स ही है, पूरी 3 वोट हैं, 3 में जब 2 आ जाएंगी तो टैक्स इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। लगा दिए दिमाग। थर्ड स्टेट क्यों? पढ़े लिखे हैं सर, ये जो 600 गए हैं ये सब पढ़े लिखे हैं, वहां पर जो अंदर गए वो सब पढ़े लिखे गए, और इन्होंने मांग कर दी किसकी? कि हम एक वोट नहीं देंगे, हम एक वोट देंगे। क्या मतलब हुआ? यानी 600 के 600 पूरे क्या देंगे? 600 वोट देंगे। पहले क्या था? सिर्फ 600 लोग एक वोट देते थे, मिल के एक वोट। अब क्या है? 600 लोग मतलब 600 वोट, क्योंकि इनको समझ में आ गया सर हमारी जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमारा ही देश हुआ ना, मेजॉरिटी रूल्स। और इन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और उस शक्ति को राजा को भी याद दिला दिया कि लो देख लो, शक्ति है हमारे अंदर। क्या शक्ति? तुम पहचान नहीं पा रहे थे ना, हम भी नहीं पहचाने थे, आप देखो, योग्यता देखो सर हमारी। और क्या हुआ? 600 लोगों ने क्या कर दिया? ये जो 600 लोग थे इन्होंने मना कर दिया कि हम वोट ही नहीं देंगे, जाओ हम नहीं देंगे, 600 करवाओ, नहीं तो नहीं देंगे। राजा ने क्या सोचा? भाई हम राजा हैं, हम राजा हैं, हम इनकी बात काहे मानेंगे? ये कॉमन पीपल, छोटा आदमी, हम काहे मान लेंगे? गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? बाहर वाले तो तुमको ऊपर से लूट ही रहे हैं, अंदर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम कहाँ रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो बाहर वालों ने तो इनको लूटा, अंदर वालों ने भी इनको लूटना भी स्टार्ट कर दिया। 600 लोगों ने कर दिया मना कर दिया, और इन्होंने उस असेंबली को छोड़ दिया, स्टेट्स जनरल को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि राजा ने मना कर दिया कि हम वोट एक ही लेंगे, पूरी वोट नहीं देंगे, हम तुमको 600 वोट नहीं देंगे, तुमको एक। ये पढ़े लिखे थे, अगर यहाँ पर कोई छोटा इंसान होता पढ़े लिखे ना होते, मान जाते ना, क्यों? राजा कह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम भारत में देख लो, विधायक जब बगल से जाता है ना तो लोग हाथ जोड़ते हैं, भले 50 दिन गाली देता हो वो इंसान विधायक को, लेकिन जब बगल से निकलेगा पैर छू के निकलेगा। भले तुम 365 दिन उस विधायक को गाली देते हो, लेकिन जब भी वो तुम्हारे बगल से गुजरेगा तुम हाथ जोड़ोगे जरूर। तुम जोड़ो। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं तुम्हारी शक्ति, तुमने बनाया है सर उसको, तुम चाहोगे हटा दोगे,
भारत में इसी चीज़ की कमी है, योग्यता बहुत भरी पड़ी है। पढ़े लिखे इंसान को कभी जो हाथ जोड़ते देखते हो किसी को? नहीं, करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपने अधिकार पता है कि ये दो कौड़ी, ये हम इनसे ज़्यादा साहस रखते हैं, हम ही ने तो बनाया है। और यही दिक्कत है भारत में कि भारत का अभी भी ग्रामीण विकास डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अगर आप अभी भी देखें तो भारत के जो गांव हैं तो गांव के मुखिया से भी लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं, जबकि बनाते वही हैं 5 साल। इसीलिए तो 5 साल तुम्हारे पास दिए गए हैं कि तुम 5 साल में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तुम्हारा मन हटा दो, इसके लिए पूरा क्या करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। लेकिन तुम्हारे पास अब तो ऑप्शन है कि तुम चाहोगे तो हटा दोगे। लेकिन तुम अब भी प्रधान के सामने जब लोग जाते हैं तो नीचे बैठते हैं। गाँव में जाओ, कभी गांव देखो वगैरह, क्या देखोगे कि गांव में जब प्रधान से काम होता है नीचे बैठ के करवाते हैं। वही जनता जो उसको प्रधान बनाई, वही जनता नीचे बैठ के उनसे काम कर, और काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। कमी क्या है? क्योंकि वो अभी अपने अधिकारों को नहीं समझ पाए, वो जागरूक नहीं हो सके। और यही कारण है कि जो नेता लोग होते हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अनपढ़ से होता है। किससे होता है? अनपढ़ से होता है। अनपढ़ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे कभी देखे हो पढ़ा लिखा आदमी इंसान राजनीति में गया हो? नहीं जाता। क्यों नहीं? अगर चला गया तुम गाली देना स्टार्ट कर दोगे, तुम गाली देना, इसका मतलब राजनीति खराब है। और किया किसने? तुम ही ने तो किया है, क्योंकि तुम अपने अधिकारों को समझ नहीं पाए। और ये समझ गए और तुम नहीं समझ पाए। ये समझ गए तो इन्होंने फ्रांस को बदला, फ्रांस के राजा को बदला, मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया कि अब राजा कानून नहीं बनाएगा, कानून हम बनाएंगे और राजा उसको फॉलो करेगा। इन्होंने कानून बनाना स्टार्ट कर दिया और तुम समझ गए तो कानून तुम बनाओगे, कानून तुम बनाओगे, यही तो समझना है। और ये यहाँ पर क्या हुआ? 600 लोग क्या हुए? 600 लोग स्टेट्स जनरल की असेंबली को छोड़ के चले गए। 600 लोग क्या किए? स्टेट्स जनरल की असेंबली को छोड़ के चले गए। और इन्होंने 20 जून 1789 क्या हुआ? ये सारे लोग जितने थे ये पहुँचे कहाँ पर? टेनिस कोर्ट, वही वर्साय में ही, उसी बहुत बड़ा महल था तो वहीं पर क्या हुआ? वहीं पर टेनिस कोर्ट था, ठीक है, वहीं पर टेनिस कोर्ट था। और ये वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने कहा कि हमारी सबसे ज़्यादा क्या है? जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और इन्होंने वहाँ पर शपथ ली कि हम शपथ लेते हैं कि हम जब तक फ्रांस की जनता के लिए संविधान नहीं बना देंगे तब तक हम अलग नहीं होंगे, और हम तब तक साथ रहेंगे जब तक ये फ्रांस की जनता के लिए एकजुट होकर एक संविधान का निर्माण नहीं कर देते। क्या नहीं कर देते? एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। और 20 जून को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम पड़ा। कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यही 600 लोग सर, यही 600। और इनको लीड किसने किया? ये अब भैया लीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत में महात्मा गांधी जब लोग आए तभी तो स्वतंत्रता मिली। उसके पहले दिक्कत क्या थी? 1857 में क्रांति हुई। क्यों नहीं आज़ादी मिली? क्योंकि उस समय हमारे पास लीडर ही नहीं था, कोई लीड करने वाला नहीं था। अगर क्लास में क्लास टीचर ही ना हो तो तुम कहाँ जाओगे अपनी बात लेकर के? किससे बताओगे? वही तो लीड करेगा। 60, 70, 80 लड़कों की बात सुन पाएगा प्रिंसिपल? नहीं, तुम क्लास टीचर को बताते हो, क्लास टीचर लेके जाता है, यानी लीड कर रहा है, तुमको लीड कर रहा है। नहीं तो सबकी प्रॉब्लम, हमारी पानी बॉटल खत्म हो जाता है, सॉरी हमारी बॉटल में पानी खत्म हो जाता है, सर पानी बड़ा गंदा आता है, कोई कह रहा है हमको ऑक्सीजन कम मिल रहा है स्कूल में, कोई कह रहा है हमको घूमने को नहीं मिलता, सबकी बातें अलग अलग। तो क्या प्रिंसिपल पूरे स्कूल का है? सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। इसीलिए तो धीरे धीरे बढ़ाई जाती है कि तुम्हारे मोहल्ले की बातें सुनता है पंच, पंच बताता है प्रधान को, प्रधान बताता है ब्लॉक में, ब्लॉक बताता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से फिर आगे इस तरह सीएम के पास पहुंचती है बातें। और इसी तरह से आगे बात तभी तो प्रधानमंत्री तक पहुंची। नहीं तुम बताओ, 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़, और 140 करोड़ जब अपनी बात सुनाने लगेंगे प्रधानमंत्री सुन पाएगा? हैं? नहीं सुन पाएगा। तुम अपने घर में नहीं सारी सब बातें सबकी सुन पाते हो तो वो कैसे सुन पाएंगे? तो इसीलिए लीडर का होना क्या होता है? जरूरी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो लीड किया वो 2 लोगों ने किया। किसने किया? 2 लोगों ने, एक मीराबेऊ और एक अबेसियस। समझना क्या है सर, ये थर्ड स्टेट के नहीं हैं, ये थर्ड स्टेट के हैं ही नहीं, ये हैं नोबिलिटी के। ये कहाँ के हैं? नोबिलिटी। और ये हैं क्लर्जी,
ये कहाँ के हैं? क्लर्जी। और इन्होंने एक पैम्पलेट भी लिखा, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। पैम्पलेट का नाम क्या है? व्हाट इज द थर्ड स्टेट। लिखा क्यों है? क्योंकि याद करना है। यहाँ पर जो लिखा गया वो सब याद करना है। याद क्या करना है? समझना है। समझ गए तो सीख गए, सब कुछ याद होगा। मीराबेऊ, देखिए सर, इनको क्या दिक्कत थी? नोबेलिटी, इनको थोड़ी ना पैसे वैसे देने थे ये। लेकिन मीराबेऊ ने भी क्या किया? लीड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि इनको लगा ये पढ़े लिखे लोग जब पढ़ जाओगे ना तो तुमको दूसरों के बारे में भी सोचना समझ में आता है। तब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे। आरक्षण के बारे में जितने भी लोग भी बोलते हैं ना, देखोगे पढ़े लिखे कम है, तभी बताते हैं कि आरक्षण है। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो कभी नहीं कहेगा कि आरक्षण दिया गया इनको गलत है सर, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि इनके ऊपर क्या बीत चुका है, तभी तो इनको दिया गया है। क्या बीत चुका है और क्या कारण है कि आज भी मिल रहा है, तो उसको समझ में आया, इनको भी समझ में आया। नोबेलिटी वालों को समझ में आ गया कि ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, इन पर जो प्रताड़नाएं की जा रही हैं, इनको जिस तरह से झिलाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। ये बाई बर्थ इनकी क्या कमी थी भैया? ये पैदा हुए, इनको पता था कि हम गरीब के घर में पैदा होने जा रहे हैं। तुमको पता है तुम गरीब के घर में पैदा होगे? नहीं, तुमको पता नहीं था। तुम अमीर के घर में पैदा हुए, तुमको पता था कि हम इन्हीं घर में जन्म लेंगे, हमारे मम्मी पापा यही बनेंगे? नहीं पता था ना। तो इनको कैसे पता चलेगा भैया? थर्ड स्टेट वालों को नहीं पता था, तो इनको ये बात समझ में आई, इनको थोड़ी ना पता था। अगर पता होता तो भैया क्लर्जी घर में पैदा होते, जन्म ले लेते, काहे झेलना पड़ता। इसीलिए मीराबेऊ ने क्या किया? इनको लीड किया। और अबेसियस, ये धार्मिक, ये फादर भी थे, क्लर्जी के थे ना। तो क्लर्जी कहाँ से आता है? चर्च, क्लर्जी चर्च, तो ये फादर भी थे। और इन्होंने लीड किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या स्टार्ट किया? फ्रांस के लोगों के लिए क्या करना स्टार्ट किया? एक नियम कानून बनाना स्टार्ट किया कि अब जो फ्रांस का राजा होगा वो इससे नीचे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम, भारत में भी तो यही है, संविधान से ऊपर कोई है नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इधर तो कॉन्स्टिट्यूशन चलने लगा, 600 लोग भैया बनाने लगे सब लोग। लेकिन गलती क्या हुई सर? जुलाई 1789 ये इधर बना रहे हैं। अब क्या हुआ भाई? इतना ज़्यादा लोगों को खाने वगैरह की दिक्कत हुई, इतना ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई कि लोगों को लाइनें लगानी पड़ती थी सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए। किसके लिए? सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए। और यहीं पर क्या हुआ? अब देखो, तुमको खाना बहुत तेज भूख लगी, अथाह भूख लगी है, एक ही पीस ब्रेड है और उतनी ही भूख लगी है दूसरे इंसान को, तुम छीनोगे, तुम लड़ाई करोगे, ये एकदम सत्य है। तभी तो कहते हैं लोग ये पेट कुछ भी करवा देता है। तभी तो कहते हैं ये जितने भी काम कर रहे हैं, सारे लोगों से ज़्यादातर पूछेंगे तो यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि भैया पेट के लिए कर रहे हैं सब, सर सिर्फ इसी। तो लोग क्या करते थे? ये सिर्फ पेट भरने के लिए, किसके लिए? पेट भरने के लिए, भूख को खत्म करने के लिए क्या करते थे? लड़ जाते थे, क्योंकि खाना मिल ही नहीं रहा था। और यही हुआ एक दिन कि एकदम भीड़ इतनी ज़्यादा लग गई दुकान में, कि वहाँ पर जो महिलाएं लगी थी उन्होंने धावा बोल दिया दुकान में। जब नहीं मिलेगा तभी तो छीनने का प्रयास करते हो, पहले मांगते हो, जब नहीं मिलता छीन लेते हो। तो इन्होंने छीनना स्टार्ट किया। क्या किया? छीनना स्टार्ट किया। और उसी समय पता चला कि ये जो क्रांतिकारी हैं, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन फैला रहे हैं, इनके लिए बेस्टाइल के प्रिजन में क्या रखे गए? हथियार रखे गए हैं। बेस्टाइल प्रिजन, तो बेस्टाइल एक फोर्ट है, किला है, क्या है? एक फोर्ट है, और वहां पर प्रिजन है। किले में प्रिजन था, जेल था, ठीक है, बेस्टाइल फोर्ट था। तो पता चला कि बेस्टाइल के फोर्ट में बहुत सारे हथियार रखे हैं, वेपन्स रखे हैं। क्या रखे हैं? वेपन्स रखे हैं। और ये भी एक अफवाह फैली, एक बात फैली कि राजा ने क्रांतिकारियों को खत्म करने के लिए पेरिस में क्या छोड़ दिए? टैंक्स। बताओ, टैंक्स छोड़ दिए। अब लोगों को लगा कि राजा, हमारे देश का राजा हम ही को खत्म करने के लिए टैंक्स भेज रहा है, जबकि हम क्रांति किस लिए कर रहे हैं? स्वतंत्रता की मांग करने के लिए कर रहे हैं। भैया हमको अच्छे से रहने दो, इसलिए कर रहे हैं। लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ा कि 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 बेस्टाइल के किले में धावा बोल दिया। क्या किया? बेस्टाइल के फोर्ट में धावा बोल के जितने भी कैदी थे, प्रिजनर्स,
सबको छोड़ दिया, फ्रीड प्रिजनर सबको छोड़ा भाई, सबको, और जितना भी वहां पे पैसा वैसा था सब लूट लिया। अब लोगों को लग गया अब राजा से मांगेंगे नहीं, अब राजा से मांगने का काम खत्म सर, अब राजा को लूटने का प्रयास करेंगे सर, अब राजा को लूटेंगे। और इन्होंने क्या किया, प्रिजनर्स को छोड़ के जितना भी काम था सब लूट लिया। जब ये बात आगे फैली गांवों तक, ये बात जब गई कंट्री साइड, जब कंट्री साइड में ये बात पता चली, कंट्री साइड क्या होता है सर, विलेजेस, जब गांवों में पता चली तो गांवों तो जमींदार होते हैं, क्या होते हैं, जमींदार, जमींदार क्या होते हैं, बहुत सारी पहले जमीन होती थी जमींदार के पास, उसमें सब लोग काम करते थे। तो जब पता चला लोगों को भैया ऐसा भी हो रहा है कि सब लूटे ले रहे हैं, हम कहे बैठेंगे, हम भी लूटेंगे, इनके अंदर भी उत्साह बढ़ा। इन्होंने क्या किया, जितने भी जमींदार थे जितने भी, कहा बस हो गया बेटा, अब तुम्हारा काम खत्म, सबके घर में धावा बोला। और जितनी भी कर्जदारी थी कि हमने तुमसे जो अब देखो पैसा था नहीं लोगों के पास, तो जमींदार से कर्जा लेंगे ना जीवन याचिका चलाने के लिए, तो जितना भी कर्जे के पेपर वगैरह होंगे यहाँ पर लोन लेंगे, सब जला दिया। अब कैसे लोन मांगोगे, तुम्हारे पास क्या सबूत है ही नहीं, सारा जला के जितना भी अनाज रखा था पूरा लूट लिया। और ये 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 फ्रांस के इतिहास में एक यादगार दिन बन गया, एक यादगार दिन बन गया 14 जुलाई। और वहां पर इंडिपेंडेंस डे 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े प्रभाव में जो मांग की गई, सबसे बड़े ज्यादा प्रभाव जो किया वो कौन था, 14 जुलाई 1789। क्यों? क्योंकि इस समय लोगों ने शक्ति अभी दिखा रहे, याद दिला रहे थे, दिखा दी इस बार, देख लो, बस खत्म। और 14 जुलाई 1789 को इंडिपेंडेंस डे आज भी मनाया जाता है। आज भी क्या, अब मनाया ही जाएगा। देखो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे उस दिन मनाया जाता है जब हमको आज़ादी मिली, लेकिन अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर आज़ादी उस दिन, आज़ादी का दिन उस दिन मनाया जाता है जिस दिन से इन लोगों ने लड़ना स्टार्ट किया। 14 जुलाई 1789 सबसे पहला दिन, पहले चली तो आ रही थी 16 से बताया 1600 में जब लुईस 14 जन्म उस समय से हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना जो दिखी गई, जैसे भारत में सबसे बड़ी घटना दिखी गई 1857, पहले से भी लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन गुस्सा बाहर कब, जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तभी तो तुमको बहुत दिक्कत होती है। तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया इस दिन, किस दिन, 14 जुलाई 1789। इतना ज़्यादा दिक्कत हुई, इतना ज़्यादा दिक्कत हुई कि तुरंत राजा ने कहा कि बस भैया हम मान गए, अब सरकार माफ़ कर दो, हम जान गए तुम्हारी शक्ति को, अब हम तुम्हारे अधीन काम करेंगे, हम राजा हैं बस नाम के, छोड़ दो। राजा को पता चल गया इस दिन, और राजा ने कहा कि बस भैया हम अब नहीं देखना है, अब हो गया जो आपने दिखाना था, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन मानना, ठीक सर हम कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। और राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को मानना स्टार्ट कर दिया। जब संविधान सभा ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस समय, तो उसने जब देखा कि भैया इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है, तो पूरी रात अधिवेशन चला, पूरी रात अधिवेशन, पूरी रात बहस छिड़ी कि क्या किया जाए शांत करने के लिए। और 14 जुलाई 1789 पूरी रात छिड़ने के बाद क्या, कुछ राइट्स निकाले गए, क्या निकाले गए, कुछ राइट्स, और इस राइट्स में दे दिया गया सबको, क्या दे दिया गया, फ्रीडम दिया गया भैया, बस स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को दे दिया गया। क्या दे दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया। और क्या दिया गया, प्रॉपर्टी का अधिकार भी दिया गया। अब क्या होगी आपके पास प्रॉपर्टी, चर्च को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, चर्च को खत्म कर दिया गया। चर्च जो अभी रूल कर रहा था ना, टैक्स खत्म, और जितनी भी संपत्ति थी सब जब्त कर ली। 2 बिलियन संपत्ति जब्त करने से आया था, 2 बिलियन, समझ लो कितनी संपत्ति थी। 2 बिलियन तो कब कर्जा था सिर्फ इनके ऊपर, और 2 बिलियन ये लेके बैठे थे। 2 बिलियन संपत्ति भैया वापस जब्ती चर्च से, और लोगों को अधिकार दे दिए गए, लोगों को अधिकार दे दिए गए। और 1789 में स्टार्ट हुआ बनना, और 1791 में फ्रांस क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये 14 जुलाई को सिर्फ कुछ राइट्स निकाले गए, सिर्फ कुछ राइट्स निकाले गए, सिर्फ क्या निकाले गए, कुछ राइट्स। 14 जुलाई 1789 को कुछ राइट्स निकाले गए लोगों के लिए कि भैया आप शांत रहिए, आपको इतने सारे राइट्स दे दिए गए, लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए गए, फ्रीडम का दिया गया, प्रॉपर्टी का दिया गया, एक्सप्रेशन का दिया गया, ठीक है, बहुत सारे राइट्स दे दिए गए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कर दिया गया उस दिन। और कहा गया कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा भारत में, वो फ्रांस में जो होगा वो सबसे सुप्रीम होगा, यानी राजा
कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन सबको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और इसके बाद 1791 में पूरा संविधान बन के तैयार होता है और फ्रांस बन जाता है क्या, 1791 फ्रांस पूरा क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्यों, मतलब क्या हुआ सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का? देखो, मोनार्की का मतलब होता है कि जब राजा रूल करता है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब राजा रूल करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। अब लोगों ने स्वतंत्रता को चख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे ही आए लोगों ने स्वतंत्रता को चख लिया, तो लोगों ने सोचा कि भैया हम ही काहे खाएंगे, दूसरों को भी चखाते हैं। तो क्या हुआ, जितने भी क्रांतिकारी थे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को क्या कर दिया, इन्होंने दौड़ाने के लिए प्रयास किया। अब तुम खुद बताओ कि जो दूसरे राजा रहे होंगे, दूसरे देश वाले, वो कभी इसका सपोर्ट करेंगे कि हमारे यहाँ भी फ्रांस जैसी हालत हो? और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एकजुट होकर सारे देशों ने, जितने भी ये रेवोल्यूशनरीज थे जो कह रहे थे कि अब पूरे यूरोप में हम क्या करेंगे, फ्रीडम लाएंगे, जैसे कि हमने फ्रीडम छीना है लुई 16 से, वैसे ही हम पूरे क्या करेंगे, यूरोप में लाएंगे। और पूरे यूरोप में फ्रीडम को बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी सारे देशों में घुस गए, सारे देशों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो कभी चाहेंगे मोनार्की खत्म, वो नहीं चाहेंगे। और उन्होंने एकजुट होकर के क्या किया, लुई 16 का साथ दिया और कहा कि तुम अपने राजा की बात मानो, तुम अपने राजा की बात मानो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। लोगों ने कहा करो, हम नहीं मानेंगे राजा की बात, और फिर क्या हुआ, इसी में क्या होता है, ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है। और ऑस्ट्रिया से युद्ध जब होता है तो ऑस्ट्रिया से फ्रांस हार जाता है। लोगों को लगा कि ऑस्ट्रिया को बताया है राजा ने सारी चीजें बता दी कि हमारी सेना ऐसी है, यहाँ पर करो वार, सब कुछ खत्म। लोग राजा से इतने ज्यादा दुखी हुए, इतने ज्यादा दुखी क्या हुए, इतना ज्यादा नफरत करने लगे, देशद्रोह का मुकदमा चल गया। और देशद्रोह के मुकदमे के बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसको एग्जीक्यूट करवाता है। और क्या करते हैं, राजा और रानी दोनों को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। उस समय गुलेटिन होता था। क्या होता था, गुलेटिन क्या था सर, गुलेटिन ये था, एक ऐसे होता था, यहाँ पर आपका चेहरा रखा जाएगा बढ़िया से एकदम ऐसे, और यहाँ पर ब्लेड लगी होती थी, इसको ऊपर से छोड़ा जाता, तुम्हारा चेहरा कट, बाय बाय, ठीक है। तो गुलेटिन करवाया गया राजा को, रानी को, और गला काट के चौराहे में लटकाया गया। सीखना क्या है, खत्म हो गया ना लुई 16 कहानी खत्म, मर गए। अब कौन सी कहानी इनकी, फ्रांस की कहानी है, लेकिन लुई 16 की खत्म ना। तो लुई 16 से क्या सीखा तुमने, सीखा क्या कि इसने वही बात पहले लेक्चर में बताया, समय और परिस्थिति को समझ नहीं पाया सर। तुम्हारी कंडीशन क्या है, उस समय से ये काम नहीं कर पाया, और यही दिक्कत हुई। दूसरी बात, संघर्ष, स्ट्रगल किसी को नहीं छोड़ता सर, छोटे हो बड़े हो, जिंदगी है तो संघर्ष है। इस पृथ्वी पर रखने वाला हर इंसान, इस पृथ्वी पर कदम रखने वाला हर इंसान, वो भगवान हो या तुम, सबको संघर्ष करना पड़ेगा, सबको। राम जी के बारे में जानते हो ना, 14 साल वनवास, संघर्ष करना पड़ा सर, संघर्ष। जब वो नहीं इससे अछूते रहे, तुम मामूली चीज, तुम क्या कर पाओगे भाई। राम कृष्ण, माता पिता से दूर रहना पड़ा, माता पिता कहाँ हैं, कारावास, जेल में, माता पिता से दूर रहना पड़ा सर। जिसने बचपन का प्यार दिया उससे क्या करना पड़ा, उससे अलग होना पड़ा, यशोदा से। जब वो नहीं छूट पाए संघर्ष से, तो तुम कहाँ, तो तुमको यही तो सीखना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है, और हमको इतिहास से सीखना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अभी हम और डीप में बताएंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद कैसे कैसे क्या हुआ, और कैसे इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और इसको डीप में प्रयास करेंगे आपको समझाने का, और अगले लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे। जय हिंद।